11 सितंबर 2001 को अमेरिका ने इतिहास के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक का अनुभव किया। चरमपंथी समूह अल-कायदा के सदस्यों ने 4 वाणिज्यिक हवाई जहाज़ों का अपहरण कर लिया था, जिसने जानबूझकर 2 को न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में क्रैश कर दिया, जबकि एक तीसरा विमान पेंटागन में उड़ाया गया था। यात्रियों और चालक दल के सदस्यों द्वारा अपहर्ताओं पर काबू पाने का प्रयास करने के बाद चौथा विमान यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना ने दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके कारण अमेरिका की विदेश और घरेलू नीति में बड़े बदलाव हुए और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान दिया गया। पृष्ठभूमि और तैयारी। 9/11 आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार चरमपंथी इस्लामवादी संगठन अल-कायदा की स्थापना 1980 के अंत में ओसामा बिन लादेन और अन्य आतंकवादियों ने की थी, जिन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। समूह ने मुस्लिम दुनिया में एक खिलाफत स्थापित करने की मांग की और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करने में विश्वास किया। अल-कायदा 1990 के दशक में अमेरिकी हितों के खिलाफ कई हाई प्रोफाइल हमलों को अंजाम देने के लिए जाना जाता था, जिसमें 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी और 2000 में USS कोल पर हमला शामिल था। 9/11 तक के वर्षों में अल-कायदा का नेतृत्व अमेरिका के खिलाफ एक बड़े हमले की योजना बना रहा था। इस गुट के नेताओं का मानना था कि दुनिया भर में मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए अमेरिका जिम्मेदार है और उसने अपनी शक्ति और प्रभाव को कमजोर करने के लिए इस देश के खिलाफ प्रहार करने की मांग की। वे अमेरिका का इस्लाम का दुश्मन मानते थे और उनका मानना था कि अपनी बुरी हरकतों को रोकने के लिए उस पर हमला करना होगा। 9/11 हमलों के पीछे ओसामा बिन लादेन ही मास्टरमाइंड था। वह सूडान से निष्कासित होने के बाद 1996 से तालिबान शासन के संरक्षण में अफगानिस्तान में रह रहा था। बिन लादेन एक अमीर सऊदी था, जिसे अपने पिता एक सफल व्यवसायी में से एक भाग्य विरासत में मिला था। उसने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल अल-कायदा के संचालन के लिए धन जुटाने और संगठन में नए सदस्यों की भर्ती के लिए किया। बिन लादेन अल-कायदा के आध्यात्मिक नेता थे और अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ एक लड़ाकू के रूप में उनके करिश्मे और प्रतिष्ठा ने उन्हें संगठन के भीतर काफी प्रभाव दिया। 9/11 हमलों की योजना 1996 की शुरुआत में शुरू हुई, जब बिन लादेन ने एक फतवा या धार्मिक फरमान जारी किया, जिसमें मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और इजराइल के लिए समर्थन के जवाब में दुनिया भर में अमेरिकी लक्ष्यों के खिलाफ हमलों का आह्वान किया गया। 1998 में इस फतवे को फिर से जारी किया गया और इसके बाद के वर्षों में अल-कायदा ने अफ्रीका और मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों के खिलाफ कई हमले किए। 1999 में 9/11 हमलों के लिए योजना गंभीरता से शुरू हुई। इस साजिश का नेतृत्व खालिद शेख मोहम्मद ने किया था, जो एक वरिष्ठ अल-कायदा ऑपरेटिव था, जो पहले 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम विस्फोट में शामिल था। मोहम्मद एक कुशल योजनाकार थे और उन्हें बड़े पैमानों पर हमलों की रसद में अनुभव था। उन्होंने ऑपरेटिव्स की एक टीम का इकट्ठा किया और हमलों के विवरण की योजना बनाना शुरू कर दिया। 9/11 की साजिश में 4 वाणिज्यिक हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख लक्ष्यों पर हमला करने के लिए उन्हें मिसाइल के रूप में उपयोग किया गया था। अपहरणकर्ता विमानों को अपने नियंत्रण में ले लेते थे और उन्हें इमारतों में उड़ा देते थे, जिससे अधिकतम विनाश और जानमाल की हानि होती थी। इन लक्ष्यों में न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्जीनिया में पेंटागन और वाशिंगटन डीसी में संभवतः व्हाइट हाउस या US कैपिटल बिल्डिंग शामिल थी। अपहरणकर्ताओं को अल-कायदा ऑपरेटिव्स द्वारा सावधानीपूर्वक चुना और प्रशिक्षित किया गया था। वे ज़्यादातर युवा, पुरुष और मध्य पूर्वी देशों से थे। हालांकि कुछ पश्चिम से विस्तारित अवधि के लिए रहते थे। उन्हें छोटे विमानों को उड़ान भरना सिखाया जाता था, लेकिन उन्हें वाणिज्यिक विमान उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था। उन्हें यह भी सिखाया गया कि विमानों में यात्रियों और चालक दल को नियंत्रित करने के लिए हथियारों के रूप में चाकू और बॉक्स कटर का उपयोग कैसे किया जाए। अपहरणकर्ताओं को 4 टीमों में संगठित किया गया था, जिसमें प्रत्येक टीम में एक पायलट और कई मांसपेशी अपहरणकर्ता शामिल थे। मांसपेशियों के अपहरणकर्ता यात्रियों और चालक दल को अधीन करने और विमान पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें हाथों हाथ मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी गई और ज़रूरत पड़ने पर हिंसा का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। अपहरण की रसद जटिल थी और सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता थी। अपहर्ताओं को एक दूसरे के साथ और अफगानिस्तान में अल-कायदा के नेताओं के साथ अपनी कार्रवाई का समन्वय करना था। उन्हें अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पता लगाने से भी बचना था और यह सुनिश्चित करना था कि वे सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दे सकें। हमलों का अंजाम। 11 सितंबर 2001 की सुबह 19 अपहरणकर्ता 4 समूहों में विभाजित हो गए और उन विमानों पर सवार हो गए जिनका उपयोग वे हथियार के रूप में करेंगे।
अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 बोस्टन से रवाना हुई, जबकि अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 वाशिंगटन डुलेस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से रवाना हुई। सुबह 8:46 बजे अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 11 न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जो 93 और 99 मंजिल के बीच की इमारत से टकरा गई। इसके असर से बड़ा धमाका हुआ और आग पूरे भवन में फैल गई। विमान का ईंधन प्रज्वलित हो गया, जिससे आग की लपटें 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर जल गईं। प्रभाव के बल पर इमारत भी डगमगा गई, जिससे समर्थन कॉलम क्षतिग्रस्त हो गए और संरचना कमजोर हो गई। जैसे ही नॉर्थ टावर से धुआं और आग की लपटें निकलीं, इमारत में और ज़मीन पर लोग सदमे और भयावहता में देख रहे थे। कई लोगों ने इमारत को खाली करने की कोशिश की, लेकिन भ्रम और अराजकता की वजह से वहां से निकलना मुश्किल हो गया। आपातकालीन प्रतिक्रिया देने वाले घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन मलबे और कठिन परिस्थितियों के कारण उनके प्रयासों में बाधा आई। सुबह 9:03 बजे यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टावर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जो 77वीं और 85वीं मंजिल के बीच की इमारत से टकरा गई। प्रभाव के कारण पहले विमान के समान विस्फोट और आग लग गई और इमारत हिंसक रूप से हिल गई। इसके प्रभाव से संरचना को भी अधिक नुकसान पहुंचा और समर्थन स्तंभों को और कमजोर कर दिया। दोनों टावरों में लगी आग की लपटें देखते ही देखते इमारतों में फंसे लोगों में बेरहमी से भागने की कोशिश की। आपातकालीन उत्तरदाताओं को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जहां कई लोग फंस गए। इस बीच हमलों की खबर जल्दी से फैल गई और टेलीविज़न पर घटनाओं के सामने आने पर देश भर के लोग डरावने तरीके से देखते रहे। सुबह 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट 77 वर्जीनिया के पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह विमान वाशिंगटन डीसी के ठीक बाहर था। विमान ज़मीनी स्तर पर इमारत से टकराया, जिससे बड़ा धमाका हुआ और आग पूरी इमारत में फैल गई। इसके असर से इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे अंदर कई लोगों की मौत हो गई। हमलों की खबर फैलते ही फेडरल एवियन एडमिनिस्ट्रेशन ने राष्ट्रव्यापी ग्राउंड स्टॉप का आदेश दिया, जिसका मतलब था कि उस समय हवा में मौजूद सभी विमानों को तुरंत लैंड करने का आदेश दिया गया। यह आदेश अमेरिका के इतिहास में अभूतपूर्व था और इससे देश भर के हवाई अड्डों पर अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। इस बीच यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 93 पर यात्रियों और क्रू को फ़ोन कॉल और प्रियजनों के मैसेज के जरिए दूसरे हमलों के बारे में पता चला था। उन्होंने महसूस किया कि उनके विमान को भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और वापस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कॉकपिट में तूफान लाने का प्रयास किया, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने विमान को पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले में खेत में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, जिसमें विमान में सवार सभी लोग मारे गए। इन हमलों में भारी तबाही और जानहानि हुई। कुल मिलाकर 2977 लोग मारे गए थे, जिनमें 4 विमानों पर 246, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2606 लोग मारे गए थे। तत्काल प्रतिक्रिया और बचाव के प्रयास। 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमलों ने आपातकालीन उत्तरदाताओं और स्वयंसेवकों से तत्काल और बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया उत्पन्न की। हमलों के पैमाने और जटिलता ने अभूतपूर्व चुनौतियां पेश की, लेकिन बचाव के प्रयास तुरंत शुरू हुए और हफ्तों और महीनों तक जारी रहे। हमलों का सबसे पहले जवाब देने वालों में दमकल कर्मी, पुलिस अधिकारी और आपातकालीन चिकित्सा कर्मी शामिल थे, जिन्हें हमलों की जानकारी मिलते ही वे घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने भारी चुनौतियों का सामना किया, जिसमें बड़े पैमाने पर आग, अस्थिर इमारतें और मलबे से भरी सड़कें शामिल हैं। खतरों के बावजूद उन्होंने जीवित बचे लोगों को बचाने और मारे गए लोगों के शवों को बरामद करने के लिए अथक प्रयास किए। न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट में 11,000 से अधिक दमकल कर्मी और EMS कर्मी थे और उनमें से लगभग सभी ने हमलों का जवाब दिया। उन्होंने सप्ताहों तक 24 घंटे काम किया। उनके लिए उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग किया, जिसमें फायर ट्रक, एम्बुलेंस और भारी उपकरण शामिल थे। उन्होंने जलती हुई इमारतों में प्रवेश किया, बचे हुए लोगों की तलाश की और कई दिनों तक भड़की हुई आग से लड़े। न्यूयॉर्क शहर के पुलिस विभाग NYPD ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। हजारों अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया ताकि क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके और बचाव प्रयासों में मदद की जा सके। उन्होंने अग्निशामकों और EMS कर्मियों के साथ काम किया, जीवित बचे लोगों की खोज की और क्षेत्र से लोगों को बाहर निकाला। उन्होंने क्षेत्र को आग के हमले से बचाने के लिए साइट के चारों ओर एक परिधि भी स्थापित की। आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों ने भी बलपूर्वक जवाब दिया, ट्रायल सेंटर स्थापित किए और घायलों का इलाज किया। उन्होंने अग्निशामकों और पुलिस अधिकारियों के साथ काम किया, जो उन लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करते थे जिन्हें इसकी आवश्यकता थी। देश भर से स्वयंसेवक भी बचाव प्रयासों में मदद के लिए न्यूयॉर्क आए थे। उनमें निर्माण श्रमिक,
खोज और बचाव दल और आम नागरिक शामिल थे, जो किसी भी मदद करना तरीके से चाहते थे। उन्होंने आपातकालीन उत्तरदाताओं के साथ काम किया, बहुत आवश्यक समर्थन और सहायता प्रदान की। घटनास्थल पर मुश्किल हालातों के चलते बचाव के प्रयासों में बाधा आ रही थी। ढह चुकी इमारतों के मलबे ने 16 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ जगहों पर 70 फीट ऊंची जगह तक मलबा ढेर हो गया। मलबे में एस्बेस्टस और लेड समेत जहरीली सामग्री थी, जिसे जवाब देने वाले के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। जांच और नतीजे। 11 सितंबर 2001 को हमले न केवल पीड़ितों और उनके परिवार के लिए एक त्रासदी थे, बल्कि अभूतपूर्व पैमाने पर एक अपराध भी थे। हमलों के मद्देनज़र अमेरिका ने हमलों की योजना, निष्पादन और उसके बाद की व्यापक जांच शुरू की। जांच का नेतृत्व संघीय जांच ब्यूरो FBI ने किया था और इसमें केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA और रक्षा विभाग सहित कई अन्य संघीय एजेंसियां शामिल थीं। जांच में हमलों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संगठनों के साथ साथ किसी भी साथी या समर्थकों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हमलों के कुछ ही घंटों के भीतर FBI ने एक बड़े पैमाने पर जांच शुरू की, जिसमें अंततः हजारों एजेंट और सहायक कर्मचारी शामिल होंगे। जांच शुरू में अपहरणकर्ताओं और उनके सहयोगियों की पहचान करने पर केंद्रित थी, साथ ही हमलों में शामिल किसी भी अतिरिक्त आतंकवादी सेल या नेटवर्क को ट्रैक करने पर भी केंद्रित थी। जांच में 19 अपहरणकर्ताओं की पहचान हुई, जो सभी आतंकवादी समूह अलकायदा से संबद्ध थे। अपहरणकर्ताओं ने अफगानिस्तान में प्रशिक्षण लिया था और उन्हें अलकायदा से वित्तीय और लॉजिस्टिक समर्थन मिला था। जांच में उन व्यक्तियों और संगठनों के नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया गया, जिन्होंने विभिन्न तरीकों से अपहरणकर्ताओं का समर्थन किया था। जांच के प्रमुख निष्कर्षों में से एक यह था कि हमलों को ओसामा बिन लादेन सहित अलकायदा के नेताओं द्वारा सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित किया गया था। जांच में पता चला है कि बिन लादेन अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ कई अन्य आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल था। इन हमलों के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान सरकार के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसने अलकायदा को सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराया था। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम से जाने वाले इस अभियान की शुरुआत 7 अक्टूबर 2001 को हुई थी और इसमें हवाई हमले और ज़मीनी अभियानों का संयोजन शामिल था। ये सैन्य अभियान तालिबान सरकार को खदेड़ने और अफगानिस्तान में अलकायदा के अभियानों को बाधित करने में सफल रहा। हालांकि इसके कारण एक लंबा और महंगा युद्ध भी हुआ, जो 1 दशक से अधिक समय तक चलेगा और जिसके परिणाम स्वरूप हजारों अमेरिकी सेवा सदस्यों और अफगान नागरिकों की मौत हो जाएगी। सैन्य अभियान के अलावा अमेरिका में भविष्य में होने वाली आतंकी हमलों को रोकने के लिए कई तरह के सुरक्षा उपायों को भी लागू किया। इन उपायों में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का निर्माण, निगरानी कार्यक्रमों का विस्तार और हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों में वृद्धि शामिल थी। इन हमलों के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिणाम भी सामने आए। इन हमलों से अमेरिकियों के बीच देशभक्ति और एकता में वृद्धि हुई, लेकिन मुस्लिम अमेरिकियों और आप्रवासियों के खिलाफ तनाव और पूर्वाग्रह में भी वृद्धि हुई। इन हमलों के कारण अमेरिकी विदेश नीति में भी बदलाव आया, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ और भविष्य के हमलों की रोकथाम पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। 9/11 हमलों की जांच के अमेरिकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लंबे समय तक परिणाम होंगे। इन हमलों ने आतंकवाद के भयावह कृत्यों की क्षमता और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता का प्रदर्शन किया। जांच में अमेरिका और विदेशों में कई अन्य आतंकवादी साजिशों की पहचान और विघटन भी हुआ। 9/11 के हमले अमेरिकी इतिहास में एक निर्णायक क्षण थे और उनका प्रभाव आने वाले वर्षों तक महसूस किया जाएगा। लंबी अवधि का असर। 11 सितंबर 2001 के हमलों का अमेरिका और दुनिया पर काफी दीर्घकालिक असर पड़ा था। हमलों ने मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अपने नागरिकों की सुरक्षा में सरकार की भूमिका के बारे में अमेरिकियों के सोचने के तरीके को बदल दिया। हमलों के सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभावों में से एक होमलैंड सुरक्षा विभाग का निर्माण था। इस नई एजेंसी को अमेरिकी धरती पर भविष्य में होने वाले आतंकवादी हमलों को रोकने का काम सौंपा गया था और उसे आव्रजन, प्रवर्तन, सीमा सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों सहित कई तरह की शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई थी। होमलैंड सुरक्षा विभाग एक विवादास्पद एजेंसी रहा है। आलोचकों का तर्क है कि इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं को खत्म कर दिया गया है और गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन किया है। इन हमलों के कारण सरकारी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने के कार्यक्रमों का भी व्यापक विस्तार हुआ। हमलों के बाद के वर्षों में सरकार ने आतंकवादी हमलों का पता लगाने और रोकने के उद्देश्य से नए कार्यक्रमों और नीतियों को लागू किया। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के निगरानी कार्यक्रमों का विस्तार, आतंकवादी स्क्रीनिंग सेंटर का निर्माण और न्याय विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग की स्थापना शामिल थी।
इन कार्यक्रमों के आलोचकों का तर्क है कि उन्होंने गोपनीयता और अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं को नष्ट कर दिया गया है। 11 सितंबर को हुए हमलों के बाद अमेरिकी विदेश नीति में भी काफ़ी बदलाव आया। हमलों के बाद के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद और भविष्य के हमलों की रोकथाम पर बहुत अधिक केंद्रित हो गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में सैन्य अभियान शुरू किए और दुनिया भर में आतंकवादी नेटवर्क को बाधित करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की नीतियों को लागू किया। अफगानिस्तान और इराक में युद्ध अत्यधिक विवादास्पद रहे। आलोचकों का तर्क है कि वे महंगे और अप्रभावी रहे और इन युद्धों की वजह से जिन देशों में लड़ाई लड़ी गई वहां हजारों अमेरिकी सेवा सदस्यों और आम नागरिकों की मौत हो गई और अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया। इन हमलों का अमेरिकी समाज पर भी असर पड़ा। इन हमलों से देशभक्ति में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हुई, लेकिन उन्होंने मुस्लिम अमेरिकियों और अप्रवासियों के खिलाफ तनाव और पूर्वाग्रह को भी बढ़ाया। हमलों के बाद मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराधों की एक लहर चली और लोगों को मुस्लिम माना गया। हमलों के कारण इस्लामोफोबिया और जेनोफोबिया में भी तेजी से वृद्धि हुई, जो आज भी अमेरिकी समाज में प्रमुख मुद्दे हैं। 11 सितंबर को हुए हमलों का भी खासा आर्थिक असर पड़ा था। हमलों के बाद के दिनों और हफ्तों में शेयर बाजार में गिरावट आई, अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई। एयरलाइन उद्योग विशेष रूप से कड़ी टक्कर में रहा। कई एयरलाइनों को हमलों के मद्देनजर बाढ़ में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। इन हमलों के कारण रक्षा और सुरक्षा पर सरकारी खर्च में भी काफ़ी वृद्धि हुई, जिसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है।